नमस्कार। मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग देख रहे होंगे क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन जो हुआ है आपका सितंबर 2025 में, यानी 25 सितंबर को जो हुआ है उसका हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, MCQ का। अब इसमें देखिए कि आपको दिया क्या है। कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR शीट में अंकित करें। यानी कि जो 80 प्रश्न दिए हुए थे इसमें से आपको केवल 50 का ही उत्तर देना था। तो आइए देखते हैं 50 प्रश्न का सॉल्यूशन क्या है वो डिटेल रूप से। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था। तो किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था, तो ये आपको पता होगा कि ये थे विश्व के सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाले व्यक्ति मैगलेन थे। अब एक आता है आपको वास्को डी गामा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो थे वो भारत कब आए थे। तो आप याद रखिए कि वास्को डी गामा जो है वो भारत आए थे 20 मई, कितना आए थे, 20 मई और 1498 ईस्वी को। कितना, 1498 ईस्वी को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, कह रहा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था। तो देखिए, यहाँ से दो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम जो है वो सर्वप्रथम बार प्रयोग क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं आविष्कार किसने किया। तो वो चीन ने किया था। तो ये जो यूरोपवासी थे वो चीन से ही सीखे थे। अब आपसे पूछे चीन में किस राजवंश के दौरान हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा कि हान राजवंश था। उन्हीं के शासनकाल के दौरान ये आविष्कार हुआ था किसका, दिशा सूचक यंत्र का। ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 में कहा है कि बताइए कि वर्साय की संधि के कारण किस महादेश का मानचित्र बदल गया था। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि वर्साय की संधि के कारण आपका यूरोप महादेश का मानचित्र बदल गया था। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि वर्साय की संधि जो है वो कब हुई थी। तो आप याद रखिएगा कि ये जो संधि हुई थी वो हुआ था 28 जून। कब हुआ था, 28 जून 1919 ईस्वी को। कब हुआ था, 28 जून 1919 ईस्वी को। कौन सी संधि हुई थी, वर्साय की संधि। और ये भी आप कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी समाप्ति भी इसी संधि के द्वारा की गई थी। किस संधि के द्वारा, वर्साय की संधि के द्वारा। फिर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो आपको याद होना चाहिए किसकी, जर्मनी की हार हुई थी। अगला है 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो ये आपका रूस जो था वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था 1917 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। कह रहा है कि प्रथम स्टेट जो थे उसमें कौन आते थे। तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे। कौन आते थे, पादरी वर्ग के लोग आते थे। अब आपसे कहेगा कि वॉल्टेयर कौन थे। तो ये एक दार्शनिक भी थे और लेखक भी थे। और कहाँ के थे, तो फ्रांस के लेखक थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फ्रांसीसी लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे। तो आपको पता है कि वास्को डी गामा जो है वो कहाँ के निवासी थे, पुर्तगाल के निवासी थे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये भारत में कुल 3 बार आए थे। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कितने बार भारत की यात्रा की थी। तो 3 बार। कितना बार किए थे, 3 बार। कब कब किए थे, तो एक तो आप ध्यान रखिएगा कि 1498 में, अभी अब हम आपको बताए थे कि कब, 1498 ईस्वी में पहला हो गया। दूसरी बार जब ये आए थे तो ये 1502 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 1502 ईस्वी में। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए थे, तो 1502। फिर आप याद रखिएगा कि तीसरी बार आए थे 1524 ईस्वी में, और तीसरी बार ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि 1524 ईस्वी में ही 24 दिसंबर को। कब, याद रखिएगा कि 24 दिसंबर और 1524 ईस्वी में कोचीन में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी, कोचीन में। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 के बाद 9 की ओर। 9 नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो है वो कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। लेकिन कभी कभी आपसे प्रश्न करता क्या है कि आपसे ये पूछ देता है कि बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो हुआ था वो कितने तारीख को हुआ था। तो आप याद रखिएगा ये जो हुआ था वो 28 जुलाई को हुआ था। कब, 28 जुलाई को। अब 28 जुलाई याद रखिएगा, और 28 जुलाई यानी 1914 को। और चला था कब तक, तो आप याद रखिएगा कि ये 11 नवंबर 2018 तक चला था। कितना, 11 नवंबर 2018 तक। यानी कब से कब तक चला था, तो आप याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 2018 तक।
अब कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किसे जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो आप याद रखिए इसकी शुरुआत हुई थी 15 सितंबर को। कब हुई थी, 15 सितंबर को हुआ था। अब 15 सितंबर 1939, कितना, 15 सितंबर 1939 से चला कब तक, तो आप याद रखिएगा कि ये जो ख़त्म हुआ था वो 2 सितंबर, ये सॉरी याद रखिए ये 15 सितंबर नहीं हुआ था, ये 1 सितंबर हुआ था। याद रखिएगा ये जो शुरू हुआ था वो 1 सितंबर हुआ था। आप इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, 1 सितंबर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो याद रखेंगे कि 1 सितंबर से चालू हुआ। कब से, 1 सितंबर 1939 से, और चला था यानी ख़त्म हो गया था 2 सितंबर 1945 ईस्वी में। और आप याद रखिएगा यानी कि टोटल मिला करके 6 वर्ष चला था। और प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 2018। तो ये कभी कभी आपसे डेट भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 10 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर। कारण तृतीय स्टेट में कौन से लोग आते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वकील लोग आते थे। फिर आता है रूसो जो थे ने किस सिद्धांत का समर्थक किया था, तो ये समाजवादी सिद्धांत का समर्थक थे रूसो। फिर कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय किनका शासन था, तो फ्रांस की क्रांति के समय याद रखिएगा कि वहाँ लुई 16वां का, सॉरी लुई, हाँ लुई 16, 14वां नहीं, लुई 16वां का शासनकाल था। चलिए ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जो शासनकाल था वो किसका था, तो लुई 16वां का। किनका, लुई 16वां का। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है वो कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में, और शासनकाल किसका था, लुई 16वां का। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 में कह रहा है क्या, तो कह रहा है कि बताइए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जब हुई थी तो उस समय वहाँ का सेनापति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। याद रखिएगा वाशिंगटन। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अमेरिका जो है कब स्वतंत्र घोषित किया था अपने आप को, तो याद रखिएगा कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। कब रखा था, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 4 जुलाई को मनाता है। अब आपसे कहेगा कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो है वो किस देश का था, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का था। अब आपसे पूछेगा कि जो अमेरिका का लिखित संविधान था वो बना कब था, तो आप याद रखिएगा कि बना था 1787 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 87 ईस्वी में। लेकिन ये लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। जैसे आप भारत का संविधान देखिएगा तो क्या हुआ था, तो आपको 1949 में बन गया था लेकिन 50 में लागू हुआ था। तो इसी तरह से ये बना 19 कितना 1787 में, और लागू कब हो गया था, 1789 ईस्वी से। अब कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कब से कब तक चला, तो ये जो युद्ध चला था वो 1756 ईस्वी, कितना से, 1756 से लेकर के, और 1700 कितना तक चला था, 63 तक। 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था द्वितीय कौन, सप्तवर्षीय युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 के बाद प्रश्न संख्या हम लोग 17 की ओर। कह रहा है कि कौन सी संधि द्वितीय विश्व के लिए उत्तरदायी था, तो ये आप याद रखिएगा कि वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि कब हुआ था, हम पीछे ही बताए थे, एक बार फिर से देख लीजिए कि वर्साई की संधि जो हुई थी 28 जून 1900 कितना ईस्वी में, 19 ईस्वी में हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो देखिए याद रखिए कि उस समय जब जर्मनी की हार हुई थी तो उसमें बहुत भारी हर्जाना लगा दिया गया था, जिससे वह क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था, और इसी यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध की उत्तरदायी क्या था, वर्साई की संधि। और ये कब हुआ था, 28 जून 1919। और पहला विश्व युद्ध समाप्त भी हुआ था वर्साई के संधि के तहत, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे सवाल पूछा है कि उत्तर मास अंतरिक्ष की खोज किसने किया था, तो ये किया था बार्थोलोम्यू डियाज। कौन किया था, बार्थोलोम्यू डियाज। और ये जो था ये पुर्तगाली नाविक था। कौन था, पुर्तगाली नाविक थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी खोज कब किया गया था, तो आप याद रखिएगा 1488 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में। अब कह रहा स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, स्टाम्प एक्ट जो है वो 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। और आपसे पूछा जा सकता है कि कब, तो आप याद रखिएगा कि ये 22 मार्च 1765 ईस्वी में, कितना, 22 मार्च 1765 ईस्वी में पारित हुआ था स्टाम्प एक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या देखिए 20 की ओर। अब 20 में कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो था वो था द स्पिरिट ऑफ लॉ। कौन था, द स्पिरिट ऑफ लॉ। और आपसे पूछा जाए कि कब लिखा गया था, तो याद रखिएगा 1700 कितना ईस्वी में, 50 ईस्वी में। यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो कब लिखा गया था, तो 1750 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ये ध्यान रखिएगा। कारण लोकतंत्र शासन का होता है किसके पास, तो लोकतंत्र में शासन जनता के पास होता है, सभी को मालूम है। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 23 की ओर।
तो इसमें कह रहा है कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है, तो लोकतंत्र को इससे बेहतर शासन है नहीं। फिर कह रहा है कि भारत में मतदान की आयु सीमा क्या है, तो आपको पता होगा कि भारत में मतदान की आयु सीमा जो है वो कितना है, 18 वर्ष है। पहले ये जो आयु सीमा था वो कितना था, तो 21 वर्ष था। अब आप कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया, तो ये आप याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन, कैमा 61वां संविधान संशोधन 1989, और इसमें संशोधन कार्य करके, और याद रखिएगा आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके और कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी। अब हम आपसे बोलते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 के बाद हम लोग 26 नंबर प्रश्न पे। 26 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लोकतांत्रिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है, तो ये होता है न्यायिक प्राधिकरण। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेही होती है, तो लोकतंत्र सरकार रहेगा तो सरकार जो होगी वो जनता के प्रति जवाबदेही होगी। कारण निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतंत्र नहीं है, तो चाइना, जापान जो होगा, जापान में अभी भी क्या है, प्रजातंत्र चल रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। 28 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न पे। 29 कह रहा लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, तो कह रहा है कि ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, यही तो इसकी प्रमुख विशेषता है। कह रहा है वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, तो आप याद रखिए स्विट्जरलैंड जो है, जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शासन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शासन का है, तो शासन का है यानी कि देखिए जो शासन करता है उसका कार्य क्या है, तो नीति निर्धारण भी करता है, कानून निर्माण भी करता है, जनता की सुरक्षा, ये सब काम शासन का ही, तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 31 के बाद अगला हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। देखिए कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर कह रहा है संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो आप याद रखिएगा कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा संविधान जो है वो बन के तैयार कब हुआ था, तो सभी को पता होगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था, हमारा संविधान तैयार हो गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये लागू कब हुआ, तो आप याद रखिएगा कि ये लागू हुआ था 26 जनवरी और 1950 ईस्वी को, यानी कि संविधान बन के तैयार हुआ था 1949 में और लागू हुआ था 50 में। फिर कह रहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ, देखिए ये सवाल पूछ ही लिया गया 34 में, तो आपको याद रखना उत्तर कब, कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना 35 की ओर। कह रहा संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आपको पता होगा कि संविधान सभा की गठन जो हुई थी 1946 में हुई थी। अब आपसे पूछेगा कि कब, तो आप याद रखिएगा 6 दिसंबर, कब हुआ था, 6 दिसंबर। अब यहाँ से देखिए बहुत से लोग कन्फ्यूज करते हैं, तो सवाल ये पूछा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946। लेकिन आपसे पूछे कि पहला बैठक कब हुआ, कब पहला बैठक कब हुआ, तो आप याद रखिए पहला बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का उदाहरण है, तो लोकतंत्र कहाँ है, भारत में लोकतंत्र है, यही तो उदाहरण है। कह रहा भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी कि यहाँ जो है जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है। चलिए 37 के बाद आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 38 की ओर। कह रहा है कि भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो ये आप याद रखिए ये राजस्थान में स्थित है। कह रहा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है, तो 1 जून से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कह रहा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसून राम में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना 41 की ओर। कह रहा है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये बिहार में है। फिर कह रहा निम्न में से कौन सी लवणीय झील है, तो सांभर झील जो है वो लवणीय झील है। कह रहा कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आपको याद रखिएगा कि ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना 44 की ओर। कह रहा है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत, हाँ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये आपको पता होगा प्रायद्वीपीय भारत की, यानी कि जो आपको याद रखना होगा कि सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की वो है गोदावरी। कह रहा सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1960 ईस्वी में। अब आपसे पूछेगा सिंधु जल समझौता जो है वो किन के बीच हुआ है, तो आप याद रखिए कि अपना देश इंडिया और अगला कौन होगा आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, यानी कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब कह रहा कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपको पता हो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वो गोसाईनाथ है। अब गोसाईनाथ तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा गोसाईनाथ कहाँ है कोसी नदी का उसका उद्गम स्थल, तो गोसाईनाथ, तो ये आपको नहीं दिया हो, गोसाईनाथ की चोटी से इसका उद्गम स्थल होता है, तो ये नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 के बाद 47 की ओर।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो आपको पता होगा ये भारत का है, ये भारत का, ये भारत का है, जबकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, सी। कह रहा है भारत के सबसे प्राचीन भूखंड कौन है। तो ये आपको पता होगा कि प्रायद्वीपीय पठार है। 48 के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना, 49 की ओर। कह रहा है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो आपको पता होगा कि प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो है हिमालय के निर्माण के लिए सर्वाधिक, याद रखिएगा, सर्वमान्य है। फिर कह रहा है कि भारत के और चीन के बीच कौन सी रेखा है। तो आपको पता होगा कि भारत और चीन जो है ना, उसके बीच जो रेखा है उस रेखा को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। अब एक और सवाल है, आपसे कहेगा कि रेड क्लिफ लाइन कहाँ है। तो आपको पता होगा कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो कहाँ कहाँ है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और कहाँ, पाकिस्तान के बीच है। अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि सर ग्रीनविच लाइन क्या है। तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जो कहाँ, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना, 51 की ओर। अब 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क देश का सदस्य नहीं है। तो आपको देखिए हम एक बार पढ़ा रहे थे तो आपको बताए भी थे कि सार्क देश का सदस्य, और अगर नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब देखिए 9th क्लास का आप देखिएगा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, तो उसमें ये बताया गया है। तो आप याद रखिएगा कि सार्क देश में कुल 7 सदस्य, कितना सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं भारत को लेकर के। अब आपको कह रहा है कि कौन नहीं है। तो आपको पहले तो ये याद रखना होगा कि कौन कौन है। तो आप याद रखिए कि जापान नहीं है। अब है कौन कौन, तो देखिए भारत है और भारत का पड़ोसी देश। तो भारत तो अपना एक हो गया, पहला नंबर पर भारत, या आप यही देख लीजिए, हाँ भारत हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको याद रखिएगा बांग्लादेश, कौन, बांग्लादेश। इसके बाद आप याद रखिएगा भूटान, देखिए भूटान है इसमें, तो ये भूटान 3 नंबर। फिर आपका भूटान के बाद आप याद रखिएगा भारत हो गया। मालदीव देखिए, तो मालदीव भी नहीं है, तो ये भी मालदीव है, तो ये 4 नंबर हो गया। मालदीव के बाद देखिए नेपाल है, तो नेपाल भी आपका, तो देखिए ये हो गया, ये आपका है। नेपाल के बाद पाकिस्तान, देखिए ये पाकिस्तान भी आपका है, पड़ोसी देश, तो ये भी है। और पाकिस्तान के बाद श्रीलंका, तो देखिए ये हो गया, ये भी है। तो देखिए अब आपसे समझिए कि कौन कौन सा है। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान देखिए है इसमें नहीं था, अफगानिस्तान भी नहीं था, ये अफगानिस्तान भी लिख दीजिए। तो अब आपको देखिए कै गो हो गया, यानी कि सार्क सदस्य जो है वो कै गो है। तो आप ध्यान रखिएगा सार्क में 8 देश हैं। 8 देश में कौन कौन, तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। आप याद रखिए कि पूरे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। किसको छोड़ करके, चीन को छोड़ करके। आपको पता ना कि भारत के कुल पड़ोसी देश 9 गो हैं। 9 गो में से 7 गो जलीय और 2 गो स्थलीय। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है भारत की मानक आगमोत्तर रेखा कहाँ, कौन कितना है, तो ये 82.5 डिग्री है, सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना, 54 की ओर। 54 में कह रहा है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल से चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो पहली लाइन में लिखा हुआ है SCRT का बुक में कि उसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। फिर अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे, नदी पढ़े होंगे, 9वां का क्लास का, तो कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। ये भी आपको वहाँ पढ़ाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कैमा है, तो ये 7वां है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेगा पहला नंबर पर कौन है, तो आप याद रखिएगा कि रूस है। दूसरा नंबर पर कौन है, कनाडा है। फिर तीसरा नंबर पर कौन आ जाएगा, तो फिर आपका अमेरिका आ जाएगा। फिर चौथा नंबर पर चाइना आ जाएगा। 5वां पर ब्राज़ील आ जाएगा। 6वां पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और 7वां पे अपना देश कौन सा हो जाता है, भारत हो जाता है। तो आप याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या कितना, 57 की ओर। कह रहा कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है। तो आपको पता होगा कि अंतर जो है वो 30 डिग्री का, पहला चैप्टर में ही पढ़ना है। कह रहा SGSY योजना की शुरुआत कब गई थी। अब SGSY का मतलब क्या होता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। क्या होता है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। और इसकी शुरुआत जो है 1999 ईस्वी में की गई थी, आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है गरीबी रेखा के नीचे रहना किसका सूचक है। तो गरीबी का, अगर नीचे रहिएगा तो गरीबी रहिएगा, ऊपर रहिएगा तो अमीरी में आएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, गरीबी। 59 के बाद अगला देखिए 60 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि किस देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है, किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो किसी भी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या होता है कि गरीबी और बेरोजगारी, अगर ये दोनों चीज़ है तो आर्थिक समस्या होगा ही। कह रहे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो आपको पता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, 3 गो, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी का मतलब भोजन है गया, बस कपड़ा का मतलब वस्त्र और आश्रय, ये मकान यही है। तो ये तीनों हो जाएगा उत्तर आपका, और इनमें से क्या, सभी। फिर कह रहा है 62 की प्रोफेसर अमित सेठ ने प्राथमिक शिक्षा को मानव शिक्षा के लिए क्या बनाने पर जोर दिया था। तो ये आप याद रखिएगा कि यह मूल अधिकार बनाने के लिए जोर दिया था कि प्राथमिक शिक्षा जो होना चाहिए वो सभी व्यक्तियों का मूल अधिकार होना चाहिए था। ये किनके द्वारा कहा गया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या कितना, 63 की ओर। कह रहा है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको पता होगा कि पटना जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है। कह रहा निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है। तो आप याद रखिए
हाँ, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है। तो देखिए मानवीय पूंजी के अंतर्गत क्या आता है, शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित जो भी आता है। तो देखिए इस स्वास्थ्य जो होगा वो मानवीय पूंजी नहीं होगा। आपका ऐसा स्वास्थ्य भी पूंजी स्वास्थ्य निधन रहता है, ये बात नहीं है। यहाँ मानवीय पूंजी के अंदर आता है क्या जी, प्रशिक्षण, कुशल अकुशल प्रबंधन, तो ये आपका मानव का काम है। क्या समझे, स्वास्थ्य काम नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मानवीय पूंजी के अंतर्गत स्वास्थ्य नहीं आता है। फिर कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कैमा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा। बहुत से लोग कहेंगे सर पहला है। तो देखिए हम आपको फिर से बताते हैं कि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, और जब तक जनगणना नहीं होती है तब तक आपको यही मान के चलना होगा कि भारत का स्थान जो है वो विश्व में दूसरा ही है। चलिए 65 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। 66 में कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत क्या आता है, बाढ़ आता है। फिर आपका भूकंप आता है, तो एक ही उत्तर हो जाएगा, बाढ़ हो गया। फिर कह रहा है शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होगा कि शहरी क्षेत्र में देखिए याद रखिएगा कि एक दिन में आदमियों को 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होता है, जबकि अगर वह व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में तो उसको 2400 कैलोरी चाहिए। कहाँ, गांव में अगर आप रह रहे हैं तो आपको 2400 कैलोरी चाहिए। आपका ये सर गांव में ज़्यादा खर्चा है, थोड़ी है। तो गांव में देखिए ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन गांव के लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको भोजन ज़्यादा चाहिए। तो गांव के व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी चाहिए, और क्या शहर के व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी चाहिए। अब 67 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना 68 की ओर। 68 की ओर कह रहा है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत का औसत जो है राष्ट्रीय औसत से क्या है, तो अधिक है। याद रखिए कि बिहार में जो है वो जितना गरीबी रेखा होना चाहिए उससे ज़्यादा है, यानी औसत जो भारत का है उससे ज़्यादा है, ये आप ध्यान रखिएगा। कह रहे गरीबी के मामले में भारत राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। तो गरीबी में आप देखिएगा तो दूसरा स्थान पर है, पहला स्थान पर उड़ीसा। उत्पादन का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिए उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन। क्या होता है, उपयोगिता का सृजन। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं 70 के बाद अगला प्रश्न संख्या कितना 71 पर। 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। तो पूंजी कौन है, तो देखिए पूंजी जो है वो किसान का हल है, ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपको ध्यान रखना हो, इकोनॉमिक्स का सवाल है ये। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। उत्पादक के मतलब कि उत्पादन करता है कोई चीज़, तो ये बढ़ाई हो जाएगा। देखिए भिखारी भीख मांगता है, ठग जो है ठग लेता है, शराबी दारू पीता है, तो उत्पादन नहीं। उत्पादन का जो उत्पादक जो है, उत्पादक करने वाला व्यक्ति बढ़ाई ही होता है। फिर उत्पादन का साधन क्या है। अब आपसे कह रहा है कि उत्पादन का साधन क्या है, यानी कि उत्पादन तभी होगा जब आप मेहनत कीजिएगा, यानी कि श्रम जो होगा उत्पादन का साधन होगा। 73 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना 74 की ओर। कह रहा है उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा है। तो देखिए सक्रिय दो गो साधन होता है, एगो सक्रिय एगो निष्क्रिय। तो देखिए भूमि जो है उत्पादन का साधन है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है, ये क्या है, निष्क्रिय साधन है। कई सर कहीं इसका काम क्या होता है कि ये अस्थिर पड़ा रहता है, जब इस पर कुछ किया जाता है तभी तो ये सक्रिय होता है। तो भूमि का अगर निष्क्रिय साधन पूछा जाएगा तो सॉरी, उत्पादन का निष्क्रिय साधन पूछा जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, भूमि। फिर कह रहा है डेंगू बीमारी का कारण क्या है। तो डेंगू बीमारी जो होता है किससे होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। फिर कह रहा है एंथ्रेक्स क्या है, तो ये एक जीवाणु है। तो ये देखिए आप जीवाणु तो इसमें है नहीं, तो ये आपका अति सूक्ष्म जीव हो जाएगा, युद्धपोत नहीं है, जंगली जानवर नहीं है, युद्ध का अस्त्र नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा अति सूक्ष्म जीव। 76 के बाद अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 77 नंबर पर। कह रहा है कि परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था। अब देखिए यहाँ पर सवाल थोड़ा सा गलत दे दिया, किसने किया था नहीं, यहाँ पर दिखा था कि कौन विश्वविद्यालय से हुआ था। तो अगर विश्वविद्यालय की बात करेगा तो आप याद रखिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय किया था, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी। लेकिन अगर पूछेगा कि किसने किया था तो उसका उत्तर आप याद रखिएगा इसका कि इस किए थे कौन, सी नेल्सन। कौन, सी नेल्सन और स्केलियर, सिक लेयर। कौन, सी नेल्सन सिक लेयर, ये किए थे इसका आविष्कार। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इनका नाम तो दिया हुआ नहीं था, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका आविष्कार जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से हुआ था, और नहीं तो इसका उत्तर फिर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। अब आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो आपको पता होगा कि कैगा जो है वो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि कहाँ अवस्थित है, तो आप यह कह सकते हैं कि ये कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। फिर कह रहा है हिरोशिमा अवस्थित है। तो हिरोशिमा आपको पता है कि जापान में अवस्थित है, जहाँ पर आपको ये पता है कि अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, परमाणु बम। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब 79 के बाद आखिरी सवाल आपका है प्रश्न संख्या कितना 80। 80 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव जो हुआ था कब हुआ था। तो आप इसको याद रखिए, ये जो हुआ था 1984 को, और कब, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को। अब उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा गैस, तो आप याद रखिए कि मिथाइल, कौन सा गैस था, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट, आइसोसाइनाइट। तो ये आपका गैस था
अब इसी तरह से आपका जो है पूरे के पूरे 80 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करवा दिए हैं। ये 9th का है, हम 10th का भी आज कोशिश करेंगे ये हो जाए। और ये इस तरह से ये आपका 80 प्रश्न समाप्त हो गया। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।